वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीजी टेट 2019 जो पेपर 1 हुआ था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। 30 के 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। सारे के सारे प्रश्न को डिस्क्राइब करके हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे के सारे वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं आपके आने वाले जो भी आपका जो एग्ज़ाम है 10 जून को, जो अभी सब संभावित डेट दिया हुआ है सीजी व्यापम के द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए। तो उसमें जो 30 प्रश्न का सीधे-सीधे आपका जो बाल विकास है, उसमें ये सारे के सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ थ्योरी को ही पढ़ते रहिए। टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक एक-एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के, बाल विकास के, उसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला प्रश्न है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। ठीक है, आज के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का क्या महत्व है? समय की बर्बादी? अच्छा, खेलकूद क्यों? खेलकूद का क्या समावेश है? समय की बर्बादी? बिल्कुल नहीं। अकादमिक कार्यों में से थोड़ा सा समय ले लेना? नहीं, ऐसा भी नहीं है, गलत बात है ये भी। फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना? नहीं, ये भी बात सही नहीं है। चौथा बोलता है, समावेशन की बात पूछा है ना। चौथा है, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जी, तो चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? तो प्रश्न क्रमांक 1 का समावेशन पूछा है। ठीक है, विद्यालयों में खेलकूद का समावेशन क्या है? तो व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछता है, एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? तो एक जो 12 वर्षीय बालक है दोस्तों, एक 12 साल का जो बच्चा है, उसके लिए उसके सामाजिक विकास के लिए उसका समाज कहाँ है? उसका समाज अपने दोस्तों के साथ है ना? और उनके दोस्त कहाँ मिलेंगे उसको? खेल के मैदान में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेल का मैदान। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, यहां से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं दोस्तों। पूछा है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था की बात कर रहा है। बाल्यावस्था होता है 12 साल तक की उम्र, है ना। तो जब बच्चा छोटा होगा तो वो कैसा होगा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। सबसे पहली बात तो यहां समझना होगा कि अंतर्मुखी मतलब इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, और उभयमुखी मतलब एम्बिवर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता है। वो सबके साथ घूमता है, खेलता है, मस्ती करता है, बोलता है। बिल्कुल भी वो उसको किसी चीज का भय नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्मुखी। सॉरी 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 यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था की बात कर रहा है। बाल्यावस्था में बच्चे को किसी चीज का डर नहीं होता है। ठीक है, वो बिंदास बात करता है, घूमता है, खेलता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, उसमें आत्मविश्वास भरा होता है। ठीक है, तो ये जो आत्मविश्वास भरा होना, दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, अच्छे से बोलना, सबसे बात करना, ये बहिर्मुखी की पहचान है। ठीक है, बहिर्मुखी क्या होता है? इसमें आत्मविश्वास से भरा होता है, इनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। क्लियर है? इनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। वहीं अगर मैं अंतर्मुखी की बात करूंगा तो अंतर्मुखी का व्यक्तित्व कैसा होगा? ज्यादा बात नहीं करेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, शांत स्वभाव के होंगे, है ना। तो ये छोटा बच्चा तो उस टाइप का होगा नहीं 12 साल तक की उम्र का, तो वो अंतर्मुखी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उभयमुखी भी नहीं होगा। उभयमुखी मतलब दोनों, जो अंतर्मुखी भी होंगे और वही बहिर्मुखी भी होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बहिर्मुखी। उसमें आत्मविश्वास भरा होगा, सबसे बात करेगा, अच्छे से खेलेगा, कूदेगा और सारी चीजें करेगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, अच्छा हाफ ईयरली एग्जाम में क्या हो गया है? वो फेल हो गया है। आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक देकर? बिल्कुल नहीं। पुनः परीक्षा का आयोजन करके? नहीं। कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन? अच्छा, बच्चा किस टॉपिक में फेल हुआ है, किन कठिन चीजों के कारण फेल हुआ है, उसको हम दोबारा से पढ़ा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था? ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया? सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अब एक एक टीचर है दोस्तों, वो चाहता है कि उसके बच्चे सीखें अच्छे से। क्लियर हो रहा है? उसके बच्चे क्या हो? सीखें। तो सीखने के लिए क्या कर सकता है? अनुशासन करेगा या अनुशासित होना सिखाएगा? नहीं। बच्चों को डराना नहीं है। हम बच्चों को जितना फ्री रखेंगे ना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, उनको उत्सुकता को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? बच्चे आसानी से सीखना
प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो अनुशासन द्वारा नहीं होगा, प्रश्न पूछकर बच्चे डरेंगे, कहानी लेखन भी नहीं है, जिज्ञासा जगाकर, बच्चों की जिज्ञासा जगाकर, बाय अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द चिल्ड्रन। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? अब बोलता है एक अच्छा शिक्षक है अपने अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में, अपने स्टूडेंट्स में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायता कर सकता है, सहायक हो सकता है? ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, सहगामी आयोजन द्वारा। दूसरा है एक आदर्श के रूप में, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, अच्छा, या उपरोक्त सभी। आदर्श के रूप में भी सही है यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, अच्छा, कैसे सिखा सकते हैं? हम बोलेंगे कि हाँ, अगर आप लोग जल्दी से सीख जाओगे तो आपको अच्छा अच्छा पुरस्कार मिलेगा, जो नहीं नहीं करेगा उसको दंडित भी किया जाएगा। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, ये भी सही है। मतलब इस प्रश्न के सारे ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों? सही हो गए। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोलता है एनसीएफ 2005, ठीक है, के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी, ठीक है, अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक शिक्षक जो होना चाहिए ना मित्रों, वो एकदम सरल होना चाहिए, सिंपल, उसका व्यक्तित्व एकदम सरल होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए कक्षा में उसका व्यवहार। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सातवें का सरल। एक शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? प्रामाणिक नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव, कहने का सिंपल सा मतलब, इतना लंबा चौड़ा बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजें समझने लगता है और अमूर्त विचारों का अभाव, मतलब अमूर्त विचार नहीं होते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक काल में, है ना भाई? ऑब्वियस सी बात है कि मूर्त संक्रियात्मक काल में क्या होगा? बच्चा मूर्त चीजों को समझेगा, उनके बारे में तर्क करेगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बालक में मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकता है? अच्छा, मेंटल रिटार्डेशन इन चाइल्ड कैन बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है? मंदन, मानसिक मंदन मतलब होता है दिमाग से कमजोर। ठीक है, गर्भाधान के समय क्रियाशील के कारण, ये भी ऑप्शन सही है। माता के गर्भ में क्रियाशील के कारण, ये भी सही है। जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, ए बी सी और डी। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है? अब यहां पे देखिए, कोई भी गुण पहचानना होगा, आपको नेगेटिव वाला देखना है। नहीं है की बात किया है, समस्यात्मक गुण नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित या झूठ बोलना। देखिए, चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, झूठ बोलना, तीनों के तीनों क्या है? एक समान है, इसलिए तीनों तो उत्तर नहीं होंगे। हमें नेगेटिव पूछा है, समस्यात्मक बालक से संबंधित, तो समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा पॉइंट सही नहीं हो जाएगा? सामाजिक रूप से समायोजित, क्योंकि समस्यात्मक बालक सामाजिक रूप से समायोजित नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता किन कारणों से होती है? वंशानुगत। अब भाई किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है तो वंशानुगत कारण भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है, वातावरण संबंधी कारक भी हो सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का भी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अक्षमता इन सभी के कारण होती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? ठीक है, दो चीजें पूछ रहा है, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, ग्रोथ जो होता है वो पूरे शरीर का होता है। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? पूरे शरीर का होता है, जबकि विकास होता है, विकास जो होता है ये गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का परिवर्तन विकास कहलाता है। अंतर समझ में आया? ग्रोथ क्या है आपका यहाँ पे, जो ग्रोथ वर्ड यूज किया है, ग्रोथ होता है पूरे शरीर का। ग्रोथ क्या होता है? पूरे शरीर का, है ना, पूरे शरीर का ग्रोथ होता है। जबकि अगर मैं अभिवृद्धि की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, सॉरी, विकास की बात करूं, तो विकास कब से होता है? गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। इस प्रकार अभिवृद्धि एवं विकास में क्या पूछा है? बालक विकास में अभिवृद्धि, अभिवृद्धि है ना, विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष को, तो अभिवृद्धि किसको प्रभावित करेगा? शरीर को, है ना। अभिवृद्धि किसको बताएगा? ग्रोथ मतलब हो गया आपका अभिवृद्धि, डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? विकास। तो ग्रोथ होगा आपके पूरे शरीर का,
पूरे शरीर मतलब आपका फिजिकल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? समस्या केंद्रित की बात किया है दोस्तों, यहाँ प्रयोजन, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? प्रयोजन भी है, अन्वेषण भी है, खोज भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, समस्या व्यूह रचना समस्या केंद्रित है। व्यूह रचना क्या है? समस्या केंद्रित है। प्रयोजन, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए। नहीं भाई, एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो सबका पक्ष लेगा। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर, अरे नहीं भैया दूरी काहे बनाएंगे, ठीक है, समालोचनात्मक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अच्छे से क्लियर कट दिख रहा है। एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो वह उसका जो व्यवहार है अपने बच्चों के प्रति वो कैसा होना चाहिए? मित्रवत होना चाहिए। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है। एक छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा, वह उसकी माता उसको टच करती है तो वह मुस्कुराता है। निम्न में से यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक, संवेगात्मक या विश्लेषणात्मक? इसको हम बोलते हैं ना, वो इमोशनल तरीके से अपनी माँ से जुड़ता है, या हम अपने इमोशनल तरीके से अपने फैमिली वाले के साथ, माँ बाप के साथ जुड़ते हैं, मम्मी पापा के साथ जुड़ते हैं। इमोशनल। अब आपको इस प्रश्न में खोजना है इंग्लिश में या हिंदी में, इमोशनल कहाँ है। ठीक है, हम किस प्रकार जुड़ते हैं अपने माँ या मम्मी या पापा के साथ? तो इमोशंस के साथ, हमारी माता के साथ हमारा इमोशन के साथ लगाव जुड़ा होता है। देखिए इनमें से इमोशन कहाँ है? ये रहा इमोशन, मिल गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक, संवेगात्मक, सोशियो इमोशनल। क्लियर है? अच्छा प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 बोलता है दोस्तों, एक बालक जिसकी कक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिससे वो योग्य है, मान लीजिए कोई एक क्लास 7th 8th 9th किसी भी एक क्लास का एक बच्चा है, उसकी जो उपलब्धियां हैं वो उसके क्लास से कम है जिसके वह योग्य है। हम क्या कह सकते हैं कि बालक जो है वो प्रतिभाशाली है? नहीं, अगर हम पिछड़ा है, भाई पिछड़ा बालक होगा ना, प्रतिभाशाली तो हो ही नहीं सकता है। अपराधी भी नहीं बोलेंगे, विकलांग भी नहीं बोलेंगे, वह क्या है? पिछड़ा बालक है। ठीक है, कमजोर है, थोड़ा बैकवर्ड चाइल्ड है। क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में कब आई? एनसीईआरटी, द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बाय एनसीईआरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस 2000, 2004, 2005, 2006। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, हर कई बार प्रश्न में ही आता है एनसीएफ 2005, हर जगह लिखा रहता है एनसीएफ 2005, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट सबसे कौन सा एनसीईआरटी का? तो एनसीएफ 2005। जहां भी 2005 मिले आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए अभी भी ये बाल्यावस्था की बात कर रहा है, ठीक है, सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। 11 वर्ष के एक बच्चे की बात कर रहा है। वह समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, भाई ये तो बात सही है। उसके नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, भाई ये भी बात सही है। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, नहीं। उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है, ये भी बात सही है। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट नहीं करेगा, भैया अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पढ़ा था ना। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किसमें कौन सा बच्चा अच्छा हो सकता है, कि कौन किसके साथ खेलता है, बाहर जाता है, नहीं जाता है ना। तो 11 साल का बच्चा तो क्या होगा? बाल्यावस्था में रहेगा, और बाल्यावस्था में होने के कारण वह बहिर्मुखी होगा, सबके साथ बात करेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, तो चिड़चिड़ापन उसके अंदर नहीं होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अजनबियों के विरुद्ध क्या करेगा? चिड़चिड़ापन प्रकट करेगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, क्लियर हो रहा है, से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, दी प्रेग्मेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच, स्ट्रॉस लेहेटिनेन, क्रिस क्रिक्सेंस परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं? अब ये प्रश्न बहुत अलग है, बहुत हटके है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, ठीक है, सेंसरी मोटर सिस्टम से है अगर कोई प्रॉब्लम, तो बच्चों को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे?
ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉस लैहिटनेन क्रिक्सेंस परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है और आपको इसमें तुक्का लगाना है या ट्रिक लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सेंसरी मोटर सिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेंसरी मोटर सिस्टम। अब खोजिए कि मोटर सिस्टम या सेंसरी मोटर पूरे ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखिए सी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। मोटर प्रोग्राम मिला, मोटर से मोटर मिला दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही करके आगे बढ़ जाइए। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? सबसे पहली बात, श्रवण बाधित, What is used for teaching children with hearing disability? Hearing disability का मतलब होता है भाई जिनको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे बच्चे जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे बच्चों को दिखाई तो दे देगा। अब भाई उनको दिखाई दे देगा तो हम उनको क्या बता सकते हैं? सांकेतिक भाषा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, दिखा सकते हैं उनको, हम संकेत कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज। जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए हम क्या यूज कर, सॉरी, जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सांकेतिक भाषा का। यंत्र नहीं करेंगे। ब्रेल लिपि का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं, ब्रेल जो सिस्टम आता है जिनको दिखाई नहीं देता है, जो जिनके आंख में प्रॉब्लम होती है, अंधे होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। जबकि जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम किलपैट्रिक, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि, याद आया? किलपैट्रिक का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट विधि से है। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो प्रोजेक्ट विधि के लिए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मतलब किशोरावस्था को अगर हम परिभाषित करेंगे तो कैसे परिभाषित कर सकेंगे? परिवर्तन। किशोरावस्था मतलब परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तीनों है। ये जो परिवर्तन है, अच्छा मैं किशोरावस्था की बात करूं दोस्तों, तो किशोरावस्था में जो बच्चा होगा उसका वह कौन से उसमें आएगा, काल में आएगा, ठीक है? तो किशोरावस्था मतलब 12 से 18 साल के मध्य, ठीक है, किशोरावस्था मतलब 12 से 18 साल के मध्य आएगा बच्चा। तो बोलता है किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक भी है, सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। यह दिया था भैया बिगी एवं हंट जी के द्वारा। किसके द्वारा? बिगी एवं हंट के द्वारा। क्लियर हो गया? इसको याद कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। बच्चों की किस चीज को? बुद्धि को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सृजनात्मकता तो हो ही नहीं सकता है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी तो होगा नहीं। तो बच्चों के संवेग को, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के संवेग को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है, उनके संवेगों को। क्लियर हो गया? आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24, 5 वर्ष का बच्चा, एक 5 वर्ष का बच्चा है, पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। देखिए ऊंट को देख रहा है और वह क्या कर रहा है? उसको घोड़ा बोल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है? मैंने आपको कल के प्रीवियस या किसी एक वीडियो में समझाया था कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में समायोजित करना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में क्या करना? समायोजित करना। कि 5 साल का बच्चा है, वो पहली बार जू में जा रहा है, चिड़ियाघर में जा रहा है, और जैसे ही वह ऊंट को देखता है तो ऊंट को क्या देखकर बोलता है? वो देखो घोड़ा। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज है कि इस प्रकार के जानवर को या इस प्रकार की चीज को हम क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। जबकि वह घोड़ा नहीं है, ऊंट है। तो क्या कर रहा है? वह नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ क्या कर रहा है? वो समाहित कर रहा है। और नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में समाहित करना आपका समावेशीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन। क्लियर हो गया? 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। प्रश्न क्रमांक 25 बोलता है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, सीखना।
अनुभव के द्वारा हम हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो हम क्या हो रहा है, हम सीख रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि हम कुछ गलती करते हैं तो हम उससे क्या होता है, सीखते हैं। कुछ गलती अगर हमसे होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम उससे सीख रहे हैं, है ना भाई? तो अनुभव, अनुभव मतलब हमारा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से ही बच्चा या लड़का क्या सीखता है, सीखता है किसी भी चीज को। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सीखना। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज अचीवमेंट। नो इंटरेस्ट, नो मोटिवेशन, नो लर्निंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो गया, डी, लर्निंग, सीखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। प्रथम किंडरगार्टन, प्रथम किंडरगार्टन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो महोदय फ्रेडरिक फ्रोबेल जी के द्वारा। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल जी के द्वारा प्रथम किंडरगार्टन जो है ये शुरू किया गया था। ठीक, इसको याद रखिएगा, प्रथम किंडरगार्टन बोलेगा तो फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी गांधी जी से रिलेटेड है। बेसिक शिक्षा या नई तालीम के अन्य नाम क्या है? अनिवार्य शिक्षा? जी नहीं। नई शिक्षा नीति? जी नहीं। जी वर्धा योजना, वर्धा शिक्षा योजना। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम, इस नाम को भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक शिक्षा बोलेगा, नई तालीम बोलेगा, इसका संबंध है वर्धा शिक्षा योजना, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। क्लियर हुआ? अगला है दोस्तों, मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेग, बुद्धि, भाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानसिक विकास मतलब आपके दिमाग। अब जब आपके दिमाग में संवेग, इमोशंस भी हैं, बुद्धि भी है, लैंग्वेज भी है, तो ए बी सही हुआ, सी सही हुआ, तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29 है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रयास एवं भूलने के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है? मोटिवेशन, प्रेरणा, बैरियर, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, रैंडम रिस्पॉन्स, सब सही है, ए बी सी डी। इस प्रश्न के में, इस टाइप के प्रश्न में तो आपको आंख बंद करके उपरोक्त सभी लगा देना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 30 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आईक्यू से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आईक्यू से रिलेटेड है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य, श्रेष्ठ, मंद, सामान्य से या उससे अधिक। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डाटा दे देता हूं दोस्तों, देखिएगा। देखिए, हम अगर बोलें कि किसी बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है, ठीक है, वो 70 से 79 है, ध्यान रखिएगा, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 70 से 79 है, तो हम उसे कहते हैं क्षीण बुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसे कहेंगे क्षीण बुद्धि। क्लियर हो गया? अगर किसी बच्चे की बुद्धि 80 से 89 है, तो हम उसे कहेंगे मंद बुद्धि, या कई बार इसको 70, एक लाइन में देता है 71 से, सॉरी 75 से कम वाले को मंद बुद्धि, 75 वाले से ऊपर को सामान्य। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर 90 से लेकर के अगर हम देखेंगे 110 या 109 तक, तो ये आ जाएगा आपका सामान्य बुद्धि या अच्छी बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि। अच्छा, इसके बाद एक चीज और हो सकता है, सबसे बेस्ट 120 या 130 से ऊपर। ठीक है, 130 या 120 से ऊपर जो होता है वो अति श्रेष्ठ होता है। 140 से ज्यादा होगा तो वो अति श्रेष्ठ, एक्सीलेंस, अति श्रेष्ठ बुद्धि के श्रेणी में आएगा। इसका मैं आपको एक बुद्धि लब्धि का एक पूरा का पूरा वीडियो ही मैं आपको बना करके दे दूंगा, 5-7-10 मिनट का रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। वहां से आपके सारे जितने भी डाउट हैं, बुद्धि का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया, बिने ने क्या सिद्धांत दिया, गिलफोर्ड का क्या सिद्धांत है, ठीक है, वहां से सारी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगी। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, 85 किस में आएगा, 85 आपका इसमें आएगा दोस्तों, 85 आपका इसमें आएगा, ये रहा आपका 85। 85 कहने का मतलब है वह बच्चे का बुद्धि कैसा है, मंद बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।